हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट पर। यहाँ आपको हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस तरह के प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधा अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD। तो इनमें से हमें बताना है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प C, ड और ढ। ड और ढ जो है मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन है क्या? मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन है। अब मूर्धा होता क्या है, अब हम ये भी देख लेते हैं। तो मुख के भीतर का जो कठोर भाग होता है और होंठ के बीच का जो कठोर भाग होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। और जब हम इन व्यंजनों को उच्चारित करते हैं तो जो आवाज़ निकलती है उसे हम मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ए और ओ हिंदी में हमेशा डैश है। ए और ओ क्या है, हमें ये बताना है। तो वो एक वचन स्वर है या बहुवचन स्वर है या ह्रस्व स्वर है या इनमें से कोई नहीं। कैसे स्वर हैं? तो ये बहुवचन स्वर हैं। तो अब यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये बहुवचन स्वर है कैसे और कैसे ये बनते हैं। एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के जो अ होता है, अकारांत मतलब अ जो स्वर होता है उसे हम ए कर देते हैं, मतलब छोटी ए बना देते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं। यहाँ पर लड़का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर लड़का एक वचन शब्द है। अब हम इसे जब बहुवचन बनाएंगे तो हम इस पर क्या करेंगे, जो आ का डंडा था उसे हम हटाकर ए की मात्रा उस पर चढ़ा देंगे तो वो लड़के बन जाएगा। तो यहाँ पर लड़का जो है लड़के बन गया है। यहाँ पर क्या हुआ, ये एक बहुवचन शब्द बन गया है। अब एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई कि इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो यहाँ पर जिन संज्ञा शब्दों के अंत में छोटा अ या बड़ा आ या फिर छोटी ए रहे तो उनको बहुवचन बनाने के लिए अंतिम स्वर को छोटा ओ कर देते हैं। छोटा ओ से ओखली जो होता है वो कर देते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, चोर। चोर जो शब्द है उसके पीछे छोटा अ है, लेकिन अगर हम उसे बहुवचन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे ओ की मात्रा चढ़ा देंगे। जैसे कि चोरो, तो यहाँ पर चोर से चोरो बन गया, मतलब एक वचन से बहुवचन बन गया, है ना। और यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी, ओ की मात्रा। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं और यहाँ पर कौन सी जो स्वर है बहुवचन है। तो यहाँ पर आपको इजीली पता चल गया होगा कि इन दोनों के एग्जाम्पल से कि यहाँ पर छोटी ए और छोटा ओ जो है बहुवचन स्वर हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी गई है हमें ये बताना है। तो वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। जो आधुनिक हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो 2 संस्कृत शब्दों से बनी है, देव प्लस नागरी। देव जिसका अर्थ है भगवान और नागरी जिसका अर्थ है शहरी मूल की लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं जैसे कि संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली और नेपाली। ये सब भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा हमें ये बताना है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी। नासिक के व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो, मतलब कि रुकावट आए, लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो, मतलब जो नाक के दोनों छेद हैं उनसे निकलने की उन्हें छूट हो। जैसे कि न, म, ण, ड, अंग, अण, ये सब क्या है, ये नासिक के व्यंजन हैं। इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है। ये आपके लिए एक और अलग से पॉइंट था, इसे ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है कि जो वर्ग का 5वां वर्ण है वो नासिक के व्यंजन होता है। ये ज़्यादातर जो प्रश्न है आता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
छंद में कितने तत्व होते हैं? छंद में कितने तत्व होते हैं हमें ये बताना है। यहाँ पर इसका विकल्प ए जो है सही होगा। छंद में 8 तत्व होते हैं। वो 8 तत्व कौन से होते हैं? जैसे कि गति, यति, लय, तुक, चरण, मात्रा, वर्ण और गण। इन सब से आप भली भांति परिचित होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक एक चीज़ को अलग से जो है सेपरेट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधि। यहाँ पर हमारा विकल्प ए जो है सही होगा, संधि। अब संधि होती क्या है? 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है, अगर हम सरल शब्दों में से कहें तो। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, महोष्ण। महोष्ण महा प्लस उष्ण से मिलकर बना है। यहाँ पर 2 वर्ण हो गए, एक तो होगा महा, महा में अ जो है, और उष्ण में उ जो है, ये इसके मेल से क्या है, एक विकार उत्पन्न हो, एक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है और ये ओ बन गया है, महोष्ण। अब ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या था? संधि। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया है, इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसे जो है बताया है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, त्रि की ध्वनियाँ हैं। त्रि की ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वो होगी यहाँ पर हमारा विकल्प ए जो है सही होगा, आधा त प्लस री। इससे क्या बनेगा? त्रि। त्रि को हम एक संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है संयुक्त व्यंजन हमारे वैसे 4 ही होते हैं, जैसे कि त्र त्रिशूल, स षट्कोण और ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कपाल का समानार्थी शब्द है। कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो वो होगा विकल्प डी, माथा। माथा कपाल का समानार्थी शब्द होगा। इसके अलावा से और क्या बोल सकते हैं? खोपड़ी, करपर, मुड, सिर, शीश, ललाट, मस्तक। बहुत सारे जो है इसके पर्यायवाची आप जानते भी होंगे, इसके सारे ये पर्यायवाची हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छंद का समानार्थी शब्द है। छंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा, पद। पद जो है छंद का समानार्थी शब्द है। अब पद होते क्या है? शब्दों के मेल से जो है पद बनता है। जब एक शब्द होता है, शब्द में कई वर्ण होते हैं, कई वर्णों की मेल से जो है शब्द बनता है। वहीं कुछ शब्दों के मेल से जो है पद बनता है। मतलब वाक्य की जब वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें जो शब्द होते हैं उन्हें हम चिन्हित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। लेकिन जब हम एक पूरे वाक्य को एंड करते हैं, मतलब हमने जैसे बोल दिया राम खाना खाता है, तो ये क्या बन गया? ये एक पूरा वाक्य बन गया। लेकिन अगर हम बोले कि राम खाना, तो ये क्या है? एक पद है। इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, मुहावरे। मुहावरे क्या है? मुहावरे पद हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वो होगी क और ख। क और ख जो है कंठ्य ध्वनियाँ हैं। मतलब जो क वर्ग है वो कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। आप देख रहे हैं कि आपके कंठ से, गले से जो है आवाज निकल रही है सीधा क, ख, ग, घ। तो यहाँ पर क्या होगा? कंठ्य ध्वनियाँ जो है क और ख होगी। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? तो वो होगा विकल्प सी, म जो है एक घोष वर्ण है। अब ये घोष वर्ण है कैसे? आप जानते होंगे कि घोष जो वर्ण है वो किसी भी वर्ग का चौथा और 5वां वर्ण जो है वो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आप घोष, अघोष या अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अल्पप्राण और महाप्राण को, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। दोनों ही टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरह से मैंने वहाँ पर समझाया। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? इनमें से अल्प विराम कौन सा है? देखिए यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा इसमें अल्प विराम चिन्ह है।
तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए जो है सही होगा, वह रोज आता है। यहाँ पर आपको कोमा जो लगा दिख रहा है यही एक अल्पविराम चिन्ह है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, 52। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ पर अल्प प्राण वर्ण बताने हैं कि कौन से हैं। तो हमारा यहाँ पर विकल्प सी जो है वो सही होगा। क और ग जो है ये अल्प प्राण वर्ण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण कहलाता है। ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है इन सभी प्रश्नों से संबंधित, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।